के अध्यक्ष जितेंद्र जी, सचिव विनय जी, राणा जी और मुझे यहाँ तक सारथी के रूप में एस्कॉर्ट करने वाले आपके लैब के अध्यक्ष जी, हमारे मित्र मनीष पांडे जी और मेरे सभी बार के अधिवक्ता मित्रगण, 1836 वो वर्ष था जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पैर पसार रही थी। ब्रिटिश क्राउन का शासन नहीं था। उस समय में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक लॉ कमीशन स्थापित हुआ जिसके हेड हुए लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले को ये चार्ज दिया गया कि भारत के अंदर क्रिमिनल लॉज को यूनिफाई करके एक कोड बनाया जाए। उस कमिटी में जिसके वो हेड थे, उन्होंने मिलकर अथक परिश्रम किया और निर्माण हुआ भारतीय दंड संहिता। 1836 में बनी हुई ये कोड लगभग 14 साल तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह हुआ और 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करके ब्रिटिश क्वीन ने राज अपने हाथ में ले लिया और भारत पर ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ हो गया। और तब खोद कर निकाली गई ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट को 6 अक्टूबर 1860 में पास कर दिया गया और वो बना इंडियन पीनल कोड 1860। पर देखिए, 6 अक्टूबर 1860 को पास होने वाला ये कानून लागू 1860 में नहीं हुआ, ये लागू हुआ 1 मई 1861 से, 1861 से ये लागू हुआ। इंडियन पीनल कोड हमारी पूरी क्रिमिनल ऑफेंसेस को और पनिशमेंट्स को कंपाइल किया। 511 सेक्शंस का ये कानून पौने 200 साल तक भारत में लागू रहा। अब ये पौने 200 साल को ज़रा समझिए, क्या है ये पौने 200 साल। पौने 200 साल कहने में छोटा सा एक पीरियड लग रहा है, पर अगर आप समझेंगे, पर्सपेक्टिव उसको परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो कम से कम 7 से 10 पीढ़ियां बदल गई इसी कानून के अंतर्गत। और ये कानून हमारी रगों में रच बस गया इस तरह से कि हम ऑफेंस को नंबर से जानने लगे। यानी हमारे समाज में कोई व्यक्ति अगर फ्रॉड है, चीटर है, तो हम कहते हैं बड़ा 420 आदमी है। और इतना कॉमन था समाज में कि लोग नहीं समझ 420 मतलब कहाँ से ये नंबर आया। तो ये नंबर था 400 सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी। यानी इतना रचा बसा कि किसी ने अगर किसी दूसरे मानव की हत्या कर दी तो आदमी कह रहा 302 लग गया। अब आप सोचिए, 1 जुलाई 2024 को भारत के इतिहास में एक ऐसा घटनाक्रम घटित हुआ कि हमारे आपके जीवन में रचा बसा ये पौने 200 साल का कानून बदल गया।
तो अगर हम हल्के अंदाज में, हल्की फुल्की लाइटर नोट पर हास्यास्पद तरीके से बात करें तो 1 जुलाई 2024 से जितेंद्र जी भारत में कोई 420 बचा ही नहीं, क्योंकि 420 धारा ही खत्म हो गई। और अब हत्या पर 302 नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी जगह आ गया भारतीय न्याय संहिता। तो ये क्या है भारतीय न्याय संहिता? यहां देखिए शब्दों का हेरफेर, दंड बदल गया न्याय में। भारतीय दंड संहिता 1860 हो गया भारतीय न्याय संहिता 2023। तो ये 1 जुलाई 24 से लागू होने वाला 2023 क्यों कहला रहा है? क्योंकि ये सेकंड अमेंडमेंट है। ओरिजिनल अगस्त में प्रस्तुत हुआ था, फिर विड्रॉ कर लिया गया, सिलेक्ट कमेटी ऑफ द होम अफेयर्स को भेजा गया, उनकी रिकमेंडेशंस के बाद इसको सेकेंड टाइम पेश किया गया, लोकसभा में 20 दिसंबर 2023 को पास हो गया, 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा में पास हो गया और 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित हो गया। और जैसे ही प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है वो बिल स्टैट्यूट बन जाता है, एनफोर्सेबल 1 जुलाई से हुआ, लेकिन कहलाएगा, चूंकि अनुमोदित राष्ट्रपति के द्वारा 25 दिसंबर 2023 को हो गया, तो कहलाएगा भारतीय न्याय संहिता 2023। 511 सेक्शंस का भारतीय दंड संहिता 511 तक सीमित नहीं रहा। 250 साल में कालांतर में इसमें अमेंडमेंट्स हुए, एडिशंस हुए, सेक्शंस जुड़ते गए और 63 सेक्शंस और जुड़ गए, तो बन गया कुल मिला के आईपीसी 574 सेक्शंस का। सिरदर्द वकील साहबों के लिए 574 सेक्शन याद रखो, नए वालों के लिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए परेशानी। तो मुझे लगता है हमारे संसद को, पार्लियामेंट को वकीलों पर दया आ गई, तो भारतीय न्याय संहिता को स्ट्रीमलाइन कर दिया। उन 574 सेक्शंस को स्ट्रीमलाइन करके, स्ट्रीम करके जो भारतीय न्याय संहिता आया है उसमें टोटल 358 सेक्शंस हैं। भारतीय दंड संहिता में ओरिजिनली 23 चैप्टर्स थे, एडिशंस के साथ 3 और चैप्टर्स जोड़े तो टोटल 26 चैप्टर थे। 30 जून 2024 तक जो हम आप सब ऑपरेट करते आए, 26 चैप्टर्स का ये भारतीय दंड संहिता। भारतीय न्याय संहिता ओवरऑल 20 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 20th चैप्टर तो सिर्फ 1 सेक्शन का है, 358, विच इज़ अ रिपीलिंग सेक्शन। तो एक्चुअली वो 19 चैप्टर्स का छोटा एक्ट बन गया। बहुत आमूलचूल परिवर्तन उसके सीक्वेंसिंग में हुए। लोगों को ये भ्रम है कि बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है, ये कानून तो वो ऐसा का वैसा ही है। ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। आईपीसी आप सब, हम सब जानते हैं, डेफिनेशंस, जिसको चैप्टर दिया गया था जनरल एक्सप्लेनेशंस। जनरल एक्सप्लेनेशंस सेक्शन 52A तक जाता था। एक एक वर्ड की डेफिनेशन, हर एक की सेक्शन अलग अलग था। वो सारे जनरल एक्सेप्शंस को कंपाइल कर दिया सेक्शन 2 में। तो 52A तक का आईपीसी सेक्शन 2 तक आ गया। वो सब डेफिनेशन सेक्शन 2 ABCD कर दी और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर दिया। और सेक्शन 4 में जो चैप्टर 3 है आईपीसी का, पनिशमेंट्स, वो यहाँ पर पनिशमेंट्स जो लाया गया सेक्शन 4 में, उन सारे आईपीसी के पनिशमेंट्स को तो रखा गया, लेकिन एक और पनिशमेंट जोड़ दिया, सेक्शन 4F। अब देखिए आईपीसी में 5 ही तरह के पनिशमेंट थे।
डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। यही है। अब आ गया सेक्शन 4F, कम्युनिटी सर्विस, समाज सेवा। लेकिन यहाँ पर मैं आपका 1 मिनट ध्यान चाहूँगा कि ये कम्युनिटी सर्विस, समाज सेवा सेक्शन 4F में जो जोड़ा गया है उसे IPC, ये भारतीय न्याय संहिता कहीं डिफाइन नहीं करता। तो अब ये समाज सेवा क्या है? ये पनिशमेंट्स जो 6ठी तरह की दी गई है सज़ा, दंड, अब वो माननीय न्यायाधीश तय करेंगे कि ये क्या समाज सेवा है, और उस पर हमारे वकील साहब लोग समाज सेवा पर अपने तर्क देंगे। सर, योर ऑनर, ये नई समाज सेवा है, ये वाली समाज सेवा है। एक नया दंड विधान पर एक डिबेट शुरू होगी। मैं जब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर पहुंचूंगा तो आपको बताऊंगा कि सेक्शन 23 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक एक्सप्लेनेशन जोड़ा गया है। वहां पर एक प्रयास किया गया है इस समाज सेवा को परिभाषित करने का, पर बहुत अच्छा परिभाषित नहीं किया है। सेक्शन 23 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का आप अगर देखेंगे तो उसमें एक एक्सप्लेनेशन जुड़ा हुआ है, और उसमें उन्होंने कम्युनिटी सर्विस को थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश की है कि कम्युनिटी सर्विस मीन्स द सर्विस टू कम्युनिटी विदाउट रेम्यूनरेशन। लेकिन यहाँ भी ये नहीं है कि सर्विस टू कम्युनिटी मीन्स व्हाट, रेंडरिंग सर्विस, बट डिफाइन नहीं है ना। वही मेरा कहना है जी, कहीं डिफाइन नहीं है कि कहीं डिफाइन नहीं है कि क्या सर्विस, रेंडरिंग सर्विस विदाउट रेम्यूनरेशन, बट व्हाट सर्विस। अब सर्विस तो कई तरह की होती है। वो सर्विस ये भी हो सकती है कि जाके पौधे लगाओ, वो सर्विस ये भी हो सकती है कि कोर्ट रूम की दीवारों की पुताई करो, ये भी समाज की सेवा है। वो किसी भी तरह की सर्विस हो सकती है। हॉस्पिटल में जाओ, वहां से लेकर सैनिटेशन तक की सर्विस भी सर्विस हो सकती है। सड़क पर झाड़ू लगाओ भी सर्विस हो सकती है। वो तो अब न्यायाधीश तय करेंगे, क्योंकि कहीं भी स्टैट्यूट डिफाइन नहीं कर रहा कि ये कम्युनिटी सर्विस क्या सर्विस। इसके अलावा जो परिवर्तन हुआ है वो ये हुआ है कि जो सीक्वेंसिंग ऑफ चैप्टर्स है आईपीसी का, वो बदल गया है। चैप्टर 1 मैंने बताया, चैप्टर 2 को पूरा ख़त्म करके सेक्शन 2 में डाल दिया, तो सारे जनरल एक्सप्लेनेशंस ख़त्म हो गए, डेफिनेशन सेक्शन 2 में आ गई। पनिशमेंट्स चैप्टर 3 हो गया, और चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शंस विद राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, वो सारा एज इट इज़ चैप्टर 4 हो गया। तो ये फर्स्ट 4 चैप्टर्स हो गए, और ये सारे चैप्टर्स मिलाकर भी सेक्शन 1 से सेक्शन 50 तक खत्म हो गए। तो जो सिर्फ डेफिनेशन 52A तक जा रही थी, अब वो सारे चैप्टर्स मिला के सेक्शन 50 तक खत्म, और चैप्टर 5 एक चैप्टर ही नया जोड़ दिया गया जो आईपीसी में नहीं था। ये महत्वपूर्ण चैप्टर जो जोड़ा गया है वो ऑफेंसेस रिलेटेड टू विमेन एंड चिल्ड्रन। अब देखिए, आईपीसी में ऑफेंसेस रिलेटेड टू विमेन एंड चिल्ड्रन स्कैटर्ड था, मतलब बिखरा हुआ था।
कोई प्रावधान कहीं है, कोई प्रावधान कहीं है, किसी और चैप्टर में है, वो सबको उठाकर एक जगह पर चैप्टर 5 में इकट्ठा किया गया है। और ये चैप्टर 5 सेक्शन 99 तक जा रहा है। यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 का सबसे बड़ा चैप्टर 5 बन गया है, ऑफेंसेस रिलेटेड टू विमेन एंड चिल्ड्रन। ये सबसे बड़ा चैप्टर बन गया जो कि आईपीसी में था ही नहीं। आईपीसी आप सब हम सब जानते हैं, उसका सबसे बड़ा चैप्टर था ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। 113 सेक्शन का वो चैप्टर था, ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। और यहां पर सबसे बड़ा चैप्टर बन गया ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन। अब आपकी जानकारी के लिए मैंने अपने तौर पर इस चैप्टर 5 के 5 विभाग कर दिए, तो आपको समझने में आसान होगा जब भी आप भारतीय न्याय संहिता पढ़ेंगे। ये 4-5 विभाग मैंने ऐसे किए हैं कि इसके 4 भाग तो विमेन से रिलेटेड हैं और एक भाग चिल्ड्रन से रिलेटेड है। जो 4 भाग ऑफेंसेस रिलेटेड टू विमेन हैं, उसमें पहला है रेप। रेप जो कि हम सब जानते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी के चैप्टर में आईपीसी में था, सेक्शन 375, 376 और फिर 376 के बाद ABCD, AB, DA, CA सब सीक्वेंसिंग बना था। वो सारा का सारा चैप्टर 5 का पहला पोर्शन है। उसमें 11 सेक्शंस हैं रेप के। वो 11 सेक्शन 63 से सेक्शन 73 तक जाते हैं। तो ये जितने ABCD, DA वो सब सेपरेट सेक्शंस में सिंक्रोनाइज हो गए और वो चैप्टर 11 सेक्शन का सीक्वेंस वाइज बन गया। सारे ABCD गायब हो गए और इस पोर्शन में, इससे पहले कि मैं इससे आगे बढ़ूं, एक नया सेक्शन ऐड हो गया जो कि आईपीसी में नहीं था। 63 से 73 के बीच में रेप से रिलेटेड सेक्शन 69 जोड़ दिया गया। ये एडिशन है, ये सेक्शन आईपीसी में नहीं था। 69 सेक्शन में जो प्रावधान लाया गया है वो उससे मिलता जुलता है जिससे हम सब परिचित हैं। सेक्शन 299 आईपीसी में एक सेक्शन है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी ह्यूमन किलिंग तो हुई है पर मर्डर नहीं है, क्योंकि मर्डर 300 में है। अब उसी कंसेप्ट को रेप में उठा के लाया गया है। यहां पर भी एक सेक्सुअल इंटरकोर्स तो हुआ है
पर वो रेप नहीं है। सो सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू रेप। क्यों? क्योंकि ये सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय कंसेंट हुआ है। और कंसेंट से कैसे हुआ? क्योंकि किसी पुरुष ने किसी महिला को धोखे से बरगला लिया और उसे यह विश्वास दिला दिया कि हम और तुम तो ब्याह करने ही वाले हैं। और उस धोखे में बाय कंसेंट ये फिजिकल रिलेशनशिप बन गया। तो चूंकि ये फिजिकल रिलेशनशिप में फोर्स का एलिमेंट मिसिंग है, इट इज नॉट बाय फोर्स, एंड रेप necessarily has a sexual relationship by force without consent. Sir, conspiracy is also included in this matter. I'm sorry? Sir, conspiracy 120 is also included in this matter, sir. षड्यंत्रपूर्वक तरीके से किसी को योजना बना के ये सेक्शन ही कवर का 120B का यहाँ पर जो है जरूरत नहीं, ये तो सेक्शन ही बता रहा है कि धोखे से। नहीं सर, मान लो योजनाबद्ध तरीके से मैंने कहा कि उसका प्री प्लान। तो यही बता रहा हूँ कि सेक्शन 69 जो जोड़ा गया है उसमें वो एलिमेंट पहले से ही जोड़ दिया कि धोखे से यदि आपने ये संबंध बना लिया है जिसमें फोर्स का एलिमेंट नहीं है, तो ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस है अंडर सेक्शन 69। ये आईपीसी में नहीं था, तो ये नया प्रावधान है। और मैंने इसलिए आपको बाइफर्केशन करके बाइफर्केशन करके मैंने बताया है। मैंने बाइफर्केशन करके इसलिए बताया कि आपको ये अंदाज रहे कि सेक्शन 69 कहां पर है, किस तारतम्य में क्यों जोड़ा गया है। दूसरा जो विभाग है वो है असॉल्ट का। अब हम आप सब जानते हैं कि किसी भी महिला के ऊपर अगर आईपीसी में देखेंगे तो 354 में आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन सेक्सुअल हैरेसमेंट का प्रावधान था, और उसमें भी ABCD जोड़े गए थे, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट, वॉयरिज्म, स्टॉकिंग, डिसरोबिंग, ये प्रोविज़न ABCD में जोड़े गए थे। वो सारे के सारे इस सेकंड भाग में सेक्शन 74 से 79 तक ला दिए गए। तो अब वो ABCD गायब हो गया। अब जो ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, डिसरोबिंग, वॉयरिज्म, स्टॉकिंग, ये सब वन आफ्टर द अदर 74, 75, 76, 77 ऐसे पूरा 79 तक ये आ गया। तीसरा जो भाग है वो है ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज। अब देखिए कहाँ से उठा के नया चैप्टर बनाया गया। 375, 376 को उठाया तो 63 to 73 बन गया। 354 को उठाया तो 74 से 79 बन गया। और तीसरा विभाग उठाया ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज, तो आप याद करेंगे 495 से 498, 498A, वो पूरा वहाँ से उठाकर ये तीसरा भाग ऑफेंसेस रिलेटेड टू वुमेन। तो जितने आईपीसी में बिखरे हुए थे वुमेन से रिलेटेड सेक्शन, वो सब उठा के इस चैप्टर में प्राइमरीली, मतलब सबसे अधिक उनको महत्व देते हुए टॉप का चैप्टर बना दिया, चैप्टर 5। और जो 498A था, अब वो ABCD सब गायब हो गया, तो वो भी यहाँ पर
सेक्शन 80 से जुड़कर 85 बन गया 498A। तो अब जो आप 498A की प्रोसीडिंग्स कंप्लेंट करते थे, अब वो बन गई है सेक्शन 85। तो ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि सारी आईपीसी में कुछ ही सेक्शंस थे जो लॉयर्स के सबसे ज़्यादा काम के हैं, जो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स होती हैं, जो सबसे ज़्यादा रूटीन वर्क में होता है। तो 498 जी, एक सेकेंड, 498A को हम 6 बजे के बाद एक सेशन रखेंगे जिसमें केवल प्रश्नोत्तरी होगी, तो हम फिर सब इकट्ठा सवाल पूछेंगे। सर नहीं, मैं अच्छा लग रहा है, मैं सबको देख रहा हूँ। ना, आप बिल्कुल, आप अपने प्रश्नों को नोट करते जाएं, मैं ज़रूर आपको उत्तर दूंगा। क्या शुभ नाम आपका? जी, भागीरथ जी, आप बिल्कुल प्रश्नों को नोट कीजिए, मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा और मैं जाऊंगा नहीं आपके उत्तर दिए बिना। जितेंद्र जी मुझे छोड़ेंगे नहीं। नहीं, प्लीज़ बैठिए। तो अब ये बन गया 85। तो 498A को 85 के रूप में आप अपने जहन में बैठा लीजिए, क्योंकि और भी कितनी धाराएं हैं वो बताता जाऊंगा। हम सब लॉयर्स हैं और हमारे घरों का चूल्हा ही इन्हीं सेक्शंस से जलता है। तो जो ज़्यादा चूल्हा जलाने वाले सेक्शंस हैं वो ज़्यादा याद रखने ज़रूरी है। तो चौथा भाग जो है ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन, वो है ऑफेंसेस रिलेटेड टू मिसकैरेज। जो आईपीसी में था, भ्रूण हत्या, ये सब जो कुछ था, वो ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन का चौथा भाग है, जो कि हाँ वो सब तमाम तरीके का। तो ये सारा ऑफेंसेस रिलेटेड टू 92 सेक्शंस तक चला जा रहा है। और जो पांचवा भाग मैंने बताया, ऑफेंसेस रिलेटेड टू विमेन एंड चिल्ड्रन, तो बच्चों का जो ऑफेंसेस का सेक्शन था, जैसे बच्चों से उनका अपहरण करना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना, चाइल्ड के ऊपर, वो सारा एक साथ ला दिया गया सेक्शन 93 से 99 तक। ये 99 तक आ गया। अब यहाँ पर भी मैं एक पॉज ले रहा हूँ, क्योंकि ऑफेंसेस रिलेटेड टू चिल्ड्रन 93 टू 99 के बीच में एक सेक्शन नया आ गया, 95। ये सेक्शन 95 आईपीसी में कहीं भी मिलता जुलता सेक्शन नहीं है, ये नया एडिशन है। 95 वर्तमान के क्रिमिनल सीन को देखते हुए समाज के जोड़ा गया है, जहां पर यह पाया गया कि बच्चों का उपयोग अपराध में किया जा रहा है, यानी अपराधी कोई और है। द ब्रेन बिहाइंड द ऑफेंस इज समवेयर एल्स, पर बच्चे को हायर करके, टारगेट करके अपराध कराया जा रहा है। और अगर बच्चा पकड़ा गया तो वो जुवेनाइल जस्टिस में चला जाएगा और वो ब्रेन जो है वो बच जाएगा। तो इस लैक्यूना को, जो आईपीसी में इस क्राइम को एड्रेस नहीं किया गया था, क्योंकि शायद लॉर्ड मैकॉले के समय में ऐसा कोई अपराध नहीं होता होगा, समाज थोड़ा सभ्य था, बच्चों को बख्श देता होगा, तो लॉर्ड मैकॉले ने ऐसा कोई प्रावधान नहीं बनाया। पर हाँ, अब जो है समाज ऐसा बढ़ गया है, यहाँ बच्चों को भी नहीं बख्श रहे हैं लोग। तो 95 एक नया प्रावधान है रिलेटेड टू हायरिंग द चाइल्ड फॉर टारगेटिंग ऑफेंस। ये 69 के बाद याद रखिए 95 भी नया एडिशन है जो आईपीसी में नहीं था। अब देखिए, इसके बाद चैप्टर 6 जो है वो आता है, और चैप्टर 6 है
ऑफेंसेस रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी। ये विमेन एंड चिल्ड्रन मैंने आपको बता दिया, ये सेक्शन 99 तक पहुंच गया। ह्यूमन बॉडी वाला जो चैप्टर है वो आईपीसी में भी था, पर आईपीसी के ह्यूमन बॉडी वाले चैप्टर से ही ये सारे प्रोविजंस निकाल के नया बना दिया। तो वो जो चैप्टर था जो 60 सेक्शंस का था, वो स्ट्रीमलाइन होके अब 32 सेक्शंस का बन गया। ऑफेंसेस रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी में अब सिर्फ 32 सेक्शंस हैं, और उससे भी आप अगर ठीक से स्टडी करें तो मैं आपकी सुविधा के लिए मैंने अपना क्लासिफिकेशन आईपीसी में, शायद भारतीय न्याय संहिता में आपको नहीं मिले, ये मैंने आपकी समझ के लिए एक अपना क्लासिफिकेशन बनाया है कि उस ह्यूमन बॉडी के ऑफेंसेस को भी अगर आप क्लासिफाई करें तो 4 तरह के ऑफेंसेस उसमें समाहित किए गए हैं। एक हो गया किलिंग, दूसरा हो गया हर्टिंग, किलिंग तो जो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर ये सब जो है। अब देखिए 302 क्या बन गया, 100। सेक्शन 100 से किलिंग शुरू हो गया। जो 323, 324, 325 आईपीसी में हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, वो जो कुछ प्रावधान थे वो यहाँ चैप्टर 6 में ला दिए गए। तो किलिंग के बाद हर्ट, तीसरा है असॉल्ट, किसी पर क्रिमिनल फोर्स का उपयोग करना, उसे डराना, धमकाना, ये असॉल्ट तीसरा, ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट ही है वो असॉल्ट। और चौथा, किसी को अगर आप भयभीत करते हैं, धमकाते हैं, तो वो भी यहाँ पर ह्यूमन बॉडी में 4 भाग में ये प्रोविजंस आ गए। और ये टोटल 32 बताया था मैंने, 47 सेक्शंस हैं, क्योंकि ये जो है सेक्शन 100 से सेक्शन 146 तक जाता है। तो 47 सेक्शंस जो कि आईपीसी के 60 सेक्शंस का था ह्यूमन बॉडी, अब वो स्ट्रीमलाइन होके 47 सेक्शंस में आ गया। और सेक्शन 147 तक ह्यूमन बॉडी के सारे ऑफेंसेस समाहित हो गए। अब देखिए इसके बाद के 10 चैप्टर्स ऑफेंसेस रिलेटेड टू स्टेट हैं। जो ह्यूमन बॉडी के बाद चैप्टर 6 के बाद चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 16 तक 10 चैप्टर्स आईपीसी के, भारतीय न्याय संहिता के, वो ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट हैं। वो कौन कौन से 10 चैप्टर हैं? ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, ऑफेंसेस अगेंस्ट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऑफेंसेस रिलेटेड टू इलेक्शन, offenses related to currency, coin, stamps, offenses disturbing public tranquility, offenses against public servants। अच्छा हाँ, ये पब्लिक सर्वेंट्स में भी एक नया सेक्शन जोड़ दिया गया है। एक धारा थी, धारा 309 आईपीसी में, आप सब जानते होंगे 309 के बारे में। अटेम्प्ट टू सुसाइड, आत्महत्या का प्रयास करना लॉर्ड मैकॉले के समय में अपराध था, और ये एकमात्र अपराध बड़ा मज़ेदार था कि अगर अपराध घटित हो गया तो कोई सजा नहीं, और अगर आपने अपराध करने का प्रयास किया और सफल नहीं हुए तो सजा। कि क्यों सफल नहीं हुए? मरने का प्रयास किया तो मर जाते, नहीं मरे तो हम नहीं छोड़ेंगे। ये था 309। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड वॉज अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 309, वो हटा दिया गया। भारतीय न्याय संहिता में उनको लगा ये तो न्याय नहीं है, तो 309 हटा दिया गया।
पर 309 की जगह एक नया सेक्शन आया 226। जितेंद्र जी, 226 में एक नए तरह का अपराध हो रहा है कि जब पब्लिक सर्वेंट जैसे पुलिस ऑफिसर या नगर निगम के विभाग के लोग अतिक्रमण हटाने जा रहे हैं या किसी को अरेस्ट करने जा रहे हैं, तो उनको अवरोध करने के लिए लोग उन्हें धमकी देते हैं, हम आत्महत्या कर लेंगे, हम आत्मदाह कर लेंगे, आप ये अतिक्रमण नहीं हटा सकते या आप इसको अरेस्ट नहीं कर सकते। ये 226 में नया सेक्शन जोड़ दिया है। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड और थ्रेटनिंग टू कमिट सुसाइड, सुसाइड करने की, आत्महत्या करने की धमकी देकर पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी ना करने देना, ये नया प्रावधान है जो कि आईपीसी में नहीं था। ये बन गया 226, धारा 226। और एक धारा थी भारत दंड संहिता में 124A, राजद्रोह, जिसको इंग्लिश में सेडिशन कहते थे। वो अंग्रेज़ों ने अपने हिसाब से बनाई थी कि अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी करते हैं तो आपका राजद्रोह का मुकदमा चलेगा। वो राजद्रोह हटा दिया गया है। अब उसकी जगह सेक्शन 152 आ गया है, 152, और राजद्रोह की जगह अब बन गया राष्ट्रद्रोह। यानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर आप कोई आंदोलन, जुलूस, क्रिटिसिज्म करते हैं तो वो ऑफेंस नहीं है, आप जितना चाहें गवर्नमेंट को कंडेम कर सकते हैं, पर राष्ट्र के विरुद्ध अगर कुछ काम करेंगे तो वो नहीं माफ़ किया जाएगा, तब वो अपराध माना जाएगा। तो राजद्रोह बदलकर बन गया राष्ट्रद्रोह, और धारा हो गई 124A की जगह 152, 152। ठीक है। अब देखिए कुछ और नए सेक्शंस जुड़े हैं। 103 सब क्लॉज 2, 103 धारा 103 उपधारा 2, इसको जोड़िए सेक्शन 117, मतलब 103 रेड विद 117 उपधारा 4, 103(2) प्लस 117(4, ये दोनों अगर आप साथ में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये एक नया प्रावधान है, जबकि छिपा हुआ है उपधाराओं में, सब क्लॉज 2 और सब क्लॉज 4 में, पर ये है जिसको इंग्लिश में नाम दिया गया है ऑफेंस ऑफ मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग मतलब भीड़ के द्वारा अपराध जो किया जाता है, भीड़ तंत्र। तो 103 सब क्लॉज 2 क्या है? जब कोई भीड़ मिलकर किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाती है, तो भीड़ को डिफाइन कैसे किया गया है? यदि 5 या उससे अधिक लोग मिलकर कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो वो भीड़ मानी जाएगी। डेफिनेशन इज 5 और मोर, 5 से अधिक लोग हो गए तो भीड़ हो गई। और 103(2) चोट पहुंचाने से रिलेटेड है। अगर मारपीट कर रहे हैं, भीड़ मिलके किसी को मार रही है, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, सड़कों पे आए दिन आप देखेंगे कि भीड़ मिलके किसी की गाड़ी तोड़ रही है, किसी के आग लगा रही है, किसी के कांच तोड़ रही है, किसी व्यक्ति का सर फोड़ रही है, मार रही है, पीट रही है। छोटी छोटी बातों पे लोगों का गुस्सा फूट रहा है। ये बड़ा कॉमन हो गया है और आईपीसी में इसको एड्रेस नहीं किया गया था, क्योंकि शायद उस ज़माने में इतना भीड़ का क्रोध नहीं होता था। पर 117(4) क्या है?
117(4) है। इसी मॉब लिंचिंग में मारते मारते ये हालत हो गई कि आदमी को मार ही डाला। तो इफ देयर इज अ हर्ट बाय मॉब, हर्ट तक है, अगर चोट पहुंचाने तक है तो 103 सब क्लॉज 2, और अगर भीड़ ने मार डाला है तो 117 सब क्लॉज 4। इसलिए मैंने कहा ये कंजंक्शन में पढ़ना पड़ेगा, रेड विद पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा एक और धारा जोड़ी गई है 106 सब क्लॉज 2, 106 उपधारा 2। ये है रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग। अगर कोई व्यक्ति ऐसी ड्राइविंग कर रहा है जिससे किसी को आहत करता है या मार डालता है, कुचल देता है, और उस क्राइम सीन से भाग खड़ा होता है, तो सजा 10 साल। लेकिन उसमें एक कंडीशन लगाई गई है कि अगर वो व्यक्ति ऐसे किसी एक्सीडेंट के बाद स्वयं पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करता है कि मेरे द्वारा ऐसा एक एक्सीडेंट हो गया है और एक व्यक्ति सड़क पर आहत पड़ा हुआ है, तो वो धारा 10 साल की सज़ा नहीं होगी। यानी ये जो धारा है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन्स में इनकलकेट करने का प्रयास किया गया है कि अगर एक एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट ही है, कोई जानबूझ के नहीं करता है, हो गया, तो कम से कम जो व्यक्ति आहत है उसका बचाव हो सके, इतना तो खातिरी कर लो भाई। अब ये क्यों रखा गया कि आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन चले जाइए? क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि ओरिजिनल सेक्शन जब पहले ड्राफ्ट में आया था तो ये था कि उस आहत व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाओ। तो बड़ा आंदोलन हुआ ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा कि साहब अगर उस स्पॉट पे हम रुक गए तो भीड़ हमको हमारी गाड़ी जला देगी, हमारी फोड़ देगी, हम कहाँ रुकेंगे वहाँ पे। भले ही 117(4) लगे या 103(2) लगे, हम ही नहीं बचेंगे सर। वो आंदोलन आपको याद होगा, ये हुआ था, तो उसमें वो प्रावधान बदला गया कि भैया हॉस्पिटल मत पहुंचाओ, पुलिस स्टेशन तक तो जाओ और उन्हें तो रिपोर्ट करो कि साहब ये उस स्पॉट पे ये हो गया है। फिर पुलिस वालों की जिम्मेदारी कि उसको उठा के इलाज के लिए ले जाएं। तो आपकी गाड़ी भी सुरक्षित पुलिस स्टेशन के अंदर चली गई, आप भी सुरक्षित, आप भले ही खुद ही लॉकअप में चले जाइए भीड़ से बचने के लिए। तो आपकी गाड़ी सुरक्षित और वो व्यक्ति भी सुरक्षित, क्योंकि फिर पुलिस जाकर उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचा सकती। तो ये है 106(2). इसी सेक्शन में एक बड़ा और इंटरेस्टिंग क्लॉज है कि अगर कोई रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट बाय डॉक्टर होता है इलाज करने के दौरान, जो कि अक्सर भारत में होता है, हाँ, डॉक्टर साहब भी इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, इलाज में कुछ नेग्लिजेंस हो गया, तो आईपीसी में नेग्लिजेंस की जो धारा थी वो कॉमन थी, डॉक्टर्स के लिए कोई स्पेशल प्रावधान नहीं था। तो जो सबके साथ वो डॉक्टर के साथ, यहां पर डॉक्टर का सेगमेंट अलग कर दिया है और उनकी सजा 2 साल है। अगर इलाज करने में कोई नेग्लिजेंस पाई गई और क्रिमिनल नेग्लिजेंस का चार्ज डॉक्टर साहब पर बनता है और सिद्ध होता है तो सजा 2 साल। क्यों? अब इसके पीछे ये फिलॉसफी भी समझना जरूरी है कि ये फर्क क्यों रखा गया है। क्योंकि ये माना गया कि डॉक्टर के द्वारा इलाज करने के दौरान जो लापरवाही की गई है वो तो हुई है, इसलिए उसकी सजा भी जरूरी है।
और सज़ा दी भी जा रही है, लेकिन लापरवाही के साथ मेंसरिया नहीं है। और क्रिमिनल फिलॉसफी में मेंसरिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, यानी क्रिमिनल इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है, और डॉक्टर के साथ क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है। कोई डॉक्टर किसी मरीज को मार डालने के लिए इलाज नहीं करेगा, ये एक जनरल बिलीफ है, एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं। इसलिए अब गलती हो गई, नेग्लिजेंस हो गई, लापरवाही हो गई तो सज़ा भी है, पर उतनी बड़ी नहीं, क्योंकि मेंसरिया नहीं है। तो ये डॉक्टर्स के लिए 106। इसके अलावा 3 और महत्वपूर्ण नए प्रावधान लाए गए हैं, 111, 112 और 113। ये 3 धाराएं जो जोड़ी गई हैं वो हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। 111 है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जैसे बड़े बड़े गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं, गैंगस्टर्स हैं जो एक साजिश के तहत बड़ा एक गैंग चला रहे हैं, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, रैंसम उठा रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, उसका आईपीसी में कहीं कोई प्रावधान नहीं था। तो ये सेक्शन 111 में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लाया गया, और 112 में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की एक और कैटेगरी तैयार की गई, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यानी छोटा क्राइम करने वाला भी गैंग है। जो गैंग्स जेब कतरा का काम कर रहा है, जो गैंग चोरी कर रहा है, छोटी मोटी चोरियां कर रहा है, जेब कतर रहा है और छोटे छोटे अपराध कर रहा है, पर कर रहा है संगठित रूप में, उसका भी एक गैंग है, तो उसको 112 में रखा गया है, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, छोटे संगठित अपराध। और 113 है टेररिज्म, आतंकवाद। भारतीय दंड संहिता में आतंकवाद कहीं नहीं था, क्योंकि लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले के समय शायद आतंकवाद नहीं था, इसलिए आईपीसी में आतंकवाद का कोई प्रावधान नहीं था। अब सेक्शन 113 में आतंकवाद जोड़ दिया गया है। इसके अलावा एक और सेक्शन नया जोड़ा गया है, 304। धारा 304 एक नया तरह का अपराध चोरी में से अलग करके बनाया गया है। पहले पुलिस इन अपराधों को चोरी की संज्ञा देती थी, पर अब एक नया कार्व आउट कर दिया, स्नैचिंग, छीना झपटी, यानी चेन खींच ली, किसी का पर्स छीन के भाग गए, किसी की कोई वैल्यूएबल घड़ी उतार ली, अंगूठी ले ली, जेवर नोच लिए। ये जो स्नैचिंग था, इसका कोई सेपरेट प्रावधान नहीं था, तो ये चोरी में ही गिना जाता था, थेफ्ट के प्रोविजन में ही इसको डील करती थी पुलिस। अब धारा 304 में ये एक नया प्रावधान, नहीं, वो रॉबरी अलग है, वो देखिए, वो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, वो अभी हम पहुंचे नहीं वहां तक। अब वो पुलिस उसको कहीं ना कहीं बैठाती थी, क्योंकि उसके पास सेपरेट प्रावधान नहीं था, तो या तो लूट में, रॉबरी में रख दो, या एक्सटॉर्शन में रख दो, या थेफ्ट में रख दो, कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट करो, क्योंकि ऐसा कोई सेपरेट तो सेक्शन था नहीं। तो अब सेक्शन 304 में ये छीना झपटी का नया अलग प्रावधान कर दिया गया है। और जैसा मैं बता रहा था, जो सबसे बड़ा चैप्टर था ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, जिसमें 113 धाराएं थीं, अब वो 32 धाराओं का चैप्टर 17 बन गया। चैप्टर 17 इज ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, जहां पर
थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, जो बता रहा हूं चैप्टर 17 में थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फ्रॉड, चीटिंग, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, मिसचीफ, ट्रेसपास, ये सारे ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है ना, संपत्ति के विरुद्ध जितने अपराध हैं ये चैप्टर 17 में है। और आईपीसी में 349 से शुरू होकर 462 तक जाते थे। हाँ 17 वहीं था, 17 को नहीं हटाया, 17 का खतरा नहीं हटाया, लेकिन 113 धाराओं को घटा के 32 कर दिया। सारे अपराध यहां भी कवर हो रहे हैं, यहां भी मिसचीफ है, थेफ्ट है, रॉबरी है, यहां भी मिसचीफ है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, फ्रॉड है, सब कुछ। हाँ ये सारा कुछ चैप्टर 17 में, क्योंकि बहुत सारा ट्रेसपास वगैरह देखिए मल्टीपल टाइप का था, हाउस ब्रेकिंग, लर्किंग हाउस ब्रेकिंग, लर्किंग हाउस ब्रेकिंग एट नाइट। बहुत सारे लोग तो एलएलबी करते में यही नहीं समझ पाते थे कि ये कितने टाइप के हाउस ब्रेकिंग हो रहे हैं भाई। छोटा अपराध करने की, छोटा बड़ा, रात में, दिन में, अंधेरे में, उजाले में, वो सब को स्ट्रीमलाइन करके यहाँ ट्रेसपास में ला दिया गया है, ठीक है ना। और इसके बाद जो अंत में 2 चैप्टर्स हैं वो है क्रिमिनल इंटिमिडेशन और डिफेमेशन। ये चैप्टर 18 और 19, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और डिफेमेशन, मानहानि का जो है वो चैप्टर 19 में। और अंत में एक ही धारा का जो चैप्टर 20 है 358, जो कि रिपील, वो कहता है कि आईपीसी भारतीय न्याय संहिता के लागू होने से समाप्त की गई, यानी 1 जुलाई 2024 रात 12 बजते ही 30 जून और 1 जुलाई की बीच की रात 11:59 पे तो टाटा बाय बाय भारतीय दंड संहिता, 250 साल बाद उसका फेयरवेल हो गया। और 12 बजते ही भारतीय न्याय संहिता का स्वागत हो गया। आइए, आपका स्वागत है भारत में। लेकिन मजे की बात देखिए कि आज 16-17 दिन हो गए, नहीं आज 18 दिन हो गए, पर भारत तो भारत है। लोग कहते हैं कि भारत के वकील बड़े महारथी हैं, पर भाई साहब वकीलों का कहना है कि यहाँ की पुलिस भी महारथी है। और 18 दिन के अंदर ऐसे भी नॉलेज में आ गए हैं कि अपराध दर्ज हुआ 1 जुलाई के बाद, राणा जी, और अपराध में लिखा भी गया FIR अंडर सेक्शन 173 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, क्योंकि जो 154 में FIR होती थी CRPC के, अब वो 173 बन गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का। तो क्या कर रहे हैं, 173 की FIR हो रही है भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 में, और धारा लग रही है 420 IPC की। है ना कमाल। तो ये
हम लोगों के चूल्हे और जलाएगा। इस तरह के अपराध जब रजिस्टर होंगे, न्यायालय में पहुंचेंगे, तो वकील साहब बड़े गर्व से कहेंगे बस 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 छूट गए तुम छूट गए, इतनी फीस दो और एक्विटल लो। बाकी हम क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में आप FIR कर रहे हैं और धारा लगा रहे हैं भारतीय दंड संहिता की, जो कि खत्म हो गया, 358 के द्वारा रिपील हो गया। पर क्या कीजिएगा, ये भारत की पुलिस है, ठीक है ना। तो ये हम भारतीय न्याय संहिता पर चर्चा कर चुके। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता CRPC 1973 को रिप्लेस कर रहा है। ये भी उसी दिन पारित हुआ, उसी दिन अनुमोदित हुआ राष्ट्रपति से और उसी दिन से लागू हुआ। पर अंतर क्या है? भारतीय न्याय संहिता छोटा हो गया। भारतीय दंड संहिता मैंने बताया 511 सेक्शंस थे, 63 समय के साथ जुड़ के 574 हो गए और 574 भारतीय न्याय संहिता में घटकर 358 हो गए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को अगर आप CRPC से कंपेयर करें तो यहां उल्टा हो गया। CRPC में 484 सेक्शंस थे और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 सेक्शन। तो यहां स्टैट्यूट बड़ा हो गया। CRPC में 37 चैप्टर्स थे, यहां 39 चैप्टर्स हो गए। तो क्या बदलाव हो गया? महत्वपूर्ण बदलाव समझने की जरूरत है। सबसे पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 1 देखिए, धारा 1, जो हम सब लॉयर्स नहीं देखते क्योंकि हमारा चूल्हा एक धारा से नहीं जलता। धारा 1 से कौन सा मुकदमा धारा 1 पर होता है? पर बदलाव की बात हो रही है तो समझना जरूरी है। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की धारा महत्वपूर्ण है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 1 में डिक्लेयर कर रहा है कि ये इट शैल बी अप्लाइड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पुराने जितने स्टैट्यूट आप तक पढ़े होंगे आपने, अगर सेक्शन 1 भी पढ़े हैं तो आप जानते होंगे सब में होता था एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पाँच अगस्त 2019 को भारत के इतिहास में जो घटनाक्रम हुआ, अनुच्छेद 370 भारत के संविधान से रिपील कर दिया गया। जम्मू कश्मीर ट्रू सेंस में भारत का अभिन्न अंग बन गया और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से वो एक्सेप्शन हट गया। अब आपको एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर नहीं मिलेगा। किंतु एक्सेप्शन नहीं है ऐसा भी सत्य नहीं है। अगर आप धारा 1 देखेंगे तो उसमें एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन है एक्सेप्ट स्टेट ऑफ नागालैंड। यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नागालैंड पर अप्लाई नहीं होगा
और अप्लाई नहीं होगा शेड्यूल्ड स्टेट्स पर, जो कि भारत के संविधान के शेड्यूल 6 में मेंशन्ड है। द ट्राइबल एरियाज मेंशन्ड अंडर शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वहां पर भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अप्लाई नहीं होगा। ये जानना जरूरी है, ठीक है ना। इसके बाद जो बदलाव हुए वो सेक्शन 2 जो डेफिनेशन है उसमें 5 नई महत्वपूर्ण परिभाषाएं जोड़ी गई हैं जो कि सीआरपीसी में नहीं थी। जो सबसे अधिक लॉयर्स के लिए ग्रॉसर है, इनकम मेकिंग सेक्शन जो है वो है बेल। सारे लॉयर्स जानते हैं जो भी क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस करते हैं। किंतु कमाल की बात यह थी कि सीआरपीसी में बेल कहीं डिफाइंड ही नहीं था, बेल परिभाषा नहीं थी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बेल की परिभाषा दी गई है। सेक्शन 2A में ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की एक परिभाषा है, सेक्शन 2B में बेल की परिभाषा है, सेक्शन 2D में बेल बॉन्ड की परिभाषा है और सेक्शन 2E में बॉन्ड की परिभाषा है। अब देखिए, हम सब बेल कराते थे, हम सब बॉन्ड भरवाते थे, पर न बॉन्ड परिभाषित था, न बेल परिभाषित था, न बेल बॉन्ड परिभाषित था। वो कमी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पूरी कर दी गई है। अब सेक्शन 2B, 2D, 2E, बेल, बेल बॉन्ड और बॉन्ड तीनों परिभाषित हो गए। 2A एक नया प्रोविजन है परिभाषित किया, ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, जो आज के भारत की सत्यता है। और 2F एक नई डेफिनेशन जोड़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जो कि सीआरपीसी में नहीं था। ये पांचों परिभाषाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। ये 2A और 2F खासतौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आज के भारत की सत्यता है। डिजिटल क्राइम बहुत तेजी से फैल रहा है और डिजिटल क्राइम सीआरपीसी में एड्रेस नहीं हुआ था। अगर समय मिला और मैं साक्ष्य अधिनियम तक पहुंच पाया तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि डिजिटल डॉक्यूमेंट को प्रूव करना, एग्जिबिटिंग कराना एक अलग चैलेंज था। अब ये डेफिनेशंस के बाद चीज़ें थोड़ी बेहतर होंगी, स्ट्रीमलाइन होंगी। और जो परिवर्तन हुआ वो ये हुआ कि धारा 16, 17, 18 सीआरपीसी की जो थी वो गायब हो गई, वो हटा दी गई, डिलीट कर दी गई। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अब जो 16, 17, 18 में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट डिफाइंड थे, अब वो गायब हो गए। अब भारत में न तो कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया रहेगा, न कोई मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट रहेगा। अब तो सारे मैजिस्ट्रेट बराबर के, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में हो या नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया में। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया था एक जजमेंट। गोस्वामी जी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और स्टैट्यूट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये स्टैट्यूट में आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी कहा है, मीडियम्स पे बहुत कुछ कहा है, लेकिन यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं स्टैट्यूट की। प्रावधान अब कानून में ला दिया गया।
ये महत्वपूर्ण चेंज है जिसको भारत की संसद भारत की सत्यता को समझते हुए उसमें वो धारा ला रही है। मेट्रोपॉलिटन एरियाज वगैरह सब ब्रिटिश टाइम की बात थी, हटा दी गई। डेफिनेशंस में से बहुत सारे ब्रिटिश टर्म्स हटा दिए गए, जैसे क्राउन, क्वीन। नहीं, बहुत कुछ इसमें अभी ओमिट हुए, जैसे कि इंडिया की डेफिनेशन ही हटा दी, क्योंकि इंडिया की डेफिनेशन की अब जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक और जो जुडिशियल ऑफिसर को हटा दिया गया वो है एडिशनल असिस्टेंट सेशन जज। जो असिस्टेंट सेशन जज की पोस्ट थी अब नहीं है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और सेशंस जज, सीजेएम, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, सबके अधिकारों को भी सुनिश्चित कर दिया। सेशंस जज की अनलिमिटेड पावर टू पनिश इंक्लूडिंग डेथ पेनल्टी सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय हाई कोर्ट। सीजेएम अप टू 7 years but with unlimited fine। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अप टू 3 years और 50,000 तक का फाइन। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 साल तक की सजा और 10,000 तक का फाइन, सब निर्धारित है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज, जैसा मैंने कहा कि सेक्शन 23 के एक्सप्लेनेशन में कम्युनिटी सर्विस तो जोड़ा गया कि समाज सेवा का अब एक सज़ा दी जा सकती है। तो मैंने जब भारतीय न्याय संहिता पर चर्चा की तो आपको बताया कि वो डिफाइन नहीं है, परिभाषित नहीं है कि समाज सेवा क्या, कम्युनिटी सर्विस इज़ व्हाट। यहाँ पर मैं आपका ध्यान एक और आकर्षित करता हूँ, जैसे गोस्वामी जी कमियाँ बता रहे थे, राठौड़ जी ने भी बताई कि अब ये मैंने कहा ना कि वक्त के साथ ये इस पर चर्चा होगी और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। मेरी नज़र में भी कुछ चीज़ें आ रही हैं जो मैं चर्चा कर रहा हूँ कि इस पर गौर नहीं किया गया कि जैसे हम ऊपर की पनिशमेंट्स देते हैं, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। फाइन अगर नहीं चुकाया तो उसका भी प्रावधान है कि अगर आप नहीं चुकाएंगे तो इतना इम्प्रिजनमेंट और, ठीक है। कम्युनिटी सर्विस के फेल्योर का आपने सजा सुनाई, जाओ समाज सेवा करो, और हमने नहीं की तो क्या? तो मैंने जो अपने अध्ययन से पाया है कि फिर ये बात आ गई, वही इंटरप्रेट करो। और इंटरप्रिटेशन तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के धारा 24 में ही हमको इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि अगर फाइन नहीं भरा तो एक्स्ट्रा पनिशमेंट, तो फिर वही शायद यहाँ भी इम्प्लीमेंट होगा कि अगर कम्युनिटी सर्विस नहीं की तो नाउ इट्स अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन, स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है ना। एक और बदलाव हुआ है सीआरपीसी के तहत, जब न्यायालय किसी को दंड देता था, मान लो 5 अपराधों में दंड साबित हुआ और 5 अपराधों का दंड दिया गया। पहले अपराध में 5 साल, दूसरे में 3 साल, तीसरे में 2 साल, चौथे में 1 साल और 5वें में 6 महीना। तो ये सारे मिलाकर 5 अपराधों में मैक्सिमम पनिशमेंट जो थी वो 5 साल थी, और 5 साल वाली कैद में ये 7 चलती थी, 6 महीने वाली, 1 साल वाली, 2 साल वाली थी, यानी 5 साल में 5 अपराध का दंड पूरा। इसको कहते थे कॉन्करेंट रनिंग ऑफ द पनिशमेंट।
सेक्शन 25 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहता है कि अब ये प्रिजम्पशन नहीं है कॉन्करेंट का, अब न्यायालय के आदेश में स्पष्ट होना चाहिए कि ये सारी सजाएं कॉन्करेंट होंगी कि कंसेक्यूटिव होंगी। अब प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्करेंस नहीं होगा, यानी कि अगर ये 5 सजाएं हैं और न्यायालय ने अपने आदेश में लिख दिया कि ये कंसेक्यूटिवली चलेंगी, तो 5, 3, 8, 2, 10, 11 और 6, 11.5 साल बाद ही आप बाहर आएंगे। ये मेजर बदलाव है। इसके अलावा अरेस्ट, हम सब जानते हैं सीआरपीसी में सेक्शन 41 में अरेस्ट का प्रोविजन था और बाद में सेक्शन 41A वगैरह जोड़ा गया, जिसमें पुलिस को कहा गया कि भाई आप पहले नोटिस दीजिए। 41A में पुलिस नोटिस देती थी, नहीं देती थी तो हम ही लॉयर जाके कहते थे वेयर इज द 41A नोटिस। वो सबको स्ट्रीमलाइन कर दिया। अब अरेस्ट का प्रावधान आ गया 35 में। सेक्शन 35 में ये 41A वगैरह सब 35 में ही सब क्लॉज 2, 3, 4, 5 सब जोड़ दिया गया है। कुछ और जो चीजें आई हैं 37 में, कंट्रोल रूम में अब एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा। जो पहले कंट्रोल रूम तो था पर डेजिग्नेटेड ऑफिसर नहीं था, तो अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। अब उसकी जिम्मेदारी बना दी गई। एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा कंट्रोल रूम में जो जवाबदेह होगा। सेक्शन 37 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इस प्रावधान को जोड़ता है। सेक्शन 40 सीआरपीसी में एक प्रावधान था कि कोई प्राइवेट व्यक्ति यदि कोई अपराध घटित होते देखता है तो उस अपराधी को अरेस्ट कर सकता है। अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन वो यहां है, पर यहां पर उसमें एक और चीज जोड़ दी गई कि यदि कोई प्राइवेट पर्सन किसी अपराधी को गिरफ्त में ले लेता है अपराध करते, तो 6 घंटे के अंदर उसे पुलिस को सौंपना होगा। ना टाइम लिमिट हैज बीन एडेड। इसी प्रकार सेक्शन 43 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के वजह से हमारे सामने से गायब हो गया था, हमें सिर्फ पुराने सिनेमा में देखने को मिलता था। हथकड़ी बेड़ी में अपराधी को लाया जा रहा है। नए जनरेशन के लोगों को हथकड़ी बेड़ी पता ही नहीं होगी, वो तो सिर्फ सिनेमा के माध्यम से पता होगी। 43 ने हथकड़ी बेड़ी को वापस ला दिया है। 14 तरह के अपराध परिभाषित कर दिए हैं कि 14 तरह के अपराधों में पुलिस चाहे तो अरेस्ट के वक्त हथकड़ी लगा सकती है और कोर्ट के सामने पेश करते समय भी हथकड़ी बेड़ी में ला सकती है। ये चेंजेस हैं। ये प्रयास है कि कानून के प्रति एक आदर का भाव उत्पन्न हो, एक भय का भाव उत्पन्न हो, क्योंकि महाकवि तुलसीदास जी लिख गए, भय बिन होए न प्रीत। और धीरे धीरे भय का एलिमेंट अपराधियों में कम हो रहा था। कानून के प्रति भय नहीं है, तो प्रयास हो रहा है।
39 ऐसी धाराएं हैं जिनमें इम्प्रिजनमेंट बढ़ा दिया गया है। 81 अपराध ऐसे हैं जिनमें फाइन का अमाउंट बढ़ा दिया गया है, क्योंकि तब उस जमाने के आईपीसी में जो फाइन के अमाउंट्स थे उसमें तो आज के अपराधी का पान आता था। पान, सुपारी, तमाकू में दंड हो गया, फाइन पे कर दिया, तो वो डिटरेंट नहीं था। तो 81 ऑफेंसेस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ऐसे हैं जहां फाइन का अमाउंट बढ़ा दिया गया है। 39 ऐसे सबसेक्शंस नए जोड़ दिए गए हैं, 9 सेक्शंस नए, बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं। इसी प्रकार से मैंने जैसे बताया 2 धाराएं डेफिनेशन परिभाषा में जोड़ी गई, ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अब उसका उपयोग धारा 54, 63, 64 में उपयोग में आएगा। धारा 54 कहती है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। टीआईपी जो पुलिस करती है, अपराधियों को पकड़ने के बाद पहचान कराती है, कि आकर कंप्लेनेंट से कहती है पहचानो इसमें से कौन अपराधी था, उसको कहते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। ठीक है ना? वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के धारा 54 में आया है। यहां पर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड मस्ट बी वीडियोग्राफ्ड। अब वीडियोग्राफी कंपलसरी है। धारा 63 इशू ऑफ समन्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अब समन्स डिजिटल सिग्नेचर और सील, न्यायालय की सील की इमेज के साथ इलेक्ट्रॉनिकली इशू होंगे, हो सकते हैं। फिजिकल इलेक्शन, हाँ, और सर्विस भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू होगी। तो अब अपराधियों के समन्स को टालने के दिन कह देना हम घर पे नहीं थे, कह देना घर के बाहर ताला था, तरह तरह की चीजें थी। घर की महिला आगे आ गई और बोली भाई हम तो महिला हैं, समन्स कुड नॉट बी सर्व्ड ऑन अ फीमेल, वो सब हटा दिया गया। अब आ गया फीमेल की जगह एनी एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, यानी मेल फीमेल सबके ऊपर। और धारा 70 महत्वपूर्ण है, वो कह रही है प्रिजम्पशन ऑफ सर्विस ऑफ समन्स इफ इट इज सेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। यानी अगर समन्स को मेल के द्वारा भेजा गया, व्हाट्सएप के द्वारा भेजा गया, तो उसकी सर्विस न्यायालय मान लेगी। अब आप समन्स को दबाकर नहीं बैठ सकते। व्हाट्सएप का तो कमाल है, इधर ब्लू टिक आई, उधर अदालत ने कहा भाई आ गया, समन तो मिल गया, हाँ, और नहीं आओगे तो वारंट। तो वो जो अपराधी समन्स को ही साल साल 2-2 साल तक टालते रहते थे, अब वो नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है, हमारी प्रक्रिया में फास्टर होने वाला है सब कुछ। इसके अलावा एफआईआर में जो 154 की एफआईआर अब 173 में होगी, उसमें जो महत्वपूर्ण बदलाव हुआ, वहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा योगदान होने वाला है।
और वो कैसे होने वाला है कि पहले तो एफआईआर लिखवाने के लिए विक्टिम वॉलीबॉल की बॉल बन जाता था। ये थाना कहता था अरे अरे तुम्हारा तो डिवाइडर के उस पार, तो तुम तो वो पुलिस स्टेशन में जाओ। वो वाला कह रहा है अरे माना कि यहाँ पर शुरू हुआ, पर लड़ते लड़ते उस तरफ चले गए ना, तुम उधर जाओ। चौराहे के इधर, डिवाइडर के उधर, यही वॉलीबॉल का मैच चलता था। इसके अलावा एफआईआर लिखवाने के लिए लोग हैरान परेशान होते थे, पुलिस लिखती नहीं थी। वो सबको एड्रेस किया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यानी आप अब एफआईआर ईमेल से लिखवा सकते हैं, व्हाट्सएप से लिखवा सकते हैं, एसएमएस से लिखवा सकते हैं। दूसरा, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशंस को खत्म कर दिया गया, डाइल्यूट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स थे कि भाई 0 पे एफआईआर रजिस्टर करो, पर स्टैट्यूट में नहीं था। अब वो स्टैट्यूट में ला दिया। यानी आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि अपराध घटित हो रहा है किसी छोटे से गांव में। उस गांव में एक महिला अपने बच्चों के साथ रहती है और उसका पति भारत की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात है। वो महिला समझ नहीं पा रही कि चोरी हो रही है, मैं पुलिस के पास जाऊं, कैसे करूं, पुलिस वाले नहीं रजिस्टर कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा, वो अपने पति को फ़ोन करेगी कि देखो घर में चोरी हो रही है या खेत में कोई घुस रहा है, हमारे खेतों में अतिक्रमण हो रहा है। बॉर्डर पे खड़ा पति वहीं के पुलिस स्टेशन में एफआईआर करेगा और वहाँ की पुलिस वो एफआईआर रजिस्टर करेगी। ये महत्वपूर्ण बदलाव है। और अब आप समझेंगे कि क्यों नागरिक सुरक्षा शब्द लाया गया। अब ये मात्र प्रक्रिया नहीं रह गई। किसी ने पूछा था कि नाम में बदलाव क्यों हुआ, तो ये मात्र प्रक्रिया नहीं बचा, नागरिक सुरक्षा हो गया। इसी प्रकार स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं, कन्फेशन रिकॉर्ड होते हैं। अब ये सारे स्टेटमेंट और कन्फेशंस वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। प्लस यदि अपराध रेप का हुआ है तो विक्टिम का स्टेटमेंट महिला ही रिकॉर्ड करेगी, महिला मैजिस्ट्रेट, और वो भी वीडियो रिकॉर्ड होगा। तो मैनिपुलेशन के चांसेस कम हो रहे हैं। अगर पुलिस सर्च एंड सीजर करती है, वो सारा वीडियो रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी और सर्च की वीडियो रिकॉर्डिंग 48 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट को भेजनी पड़ेगी। यानी मैनिपुलेशन का चांस ही खत्म, कि सर्च करने के बाद क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या दबा लिया, क्या दिखा दिया। वो आपको सर्च करते करते वीडियो रिकॉर्ड करना है और 48 घंटे के अंदर अंदर वो मैजिस्ट्रेट के पास पहुंचना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बदलाव है। इसके अलावा देखिए, कुछ टाइमलाइन फिक्स कर दी गई है। टाइमलाइन ऐसी है कि अगर कोई मैटर कॉग्निजेंस में मैजिस्ट्रेट लेता है और उसे लगता है कि ये ट्रायबल बिफोर मैजिस्ट्रेट नहीं है, इट इज़ टू बी कमिटेड टू द सेशंस कोर्ट,
तो वो कमिटल 90 से 120 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए। टाइम लाइन, टाइम लिमिट 120 दिन के बाद भी सेशंस कोर्ट में अगर मैटर कमिट हो गया तो कमिटल के 60 दिन के अंदर अगर आपने डिस्चार्ज फाइल किया है तो अधिकार है, 60 दिन के बाद वो लिमिटेशन खत्म। क्योंकि न्यायालय पर भी टाइमलाइन लगा दिया गया है कि कमिटल के 60 दिन के अंदर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होना चाहिए। तो 60 दिन में या तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो या डिस्चार्ज एप्लीकेशन। इसके अलावा जो बदलाव हैं वो ये हैं कि चार्जशीट पुलिस फाइल करती है तो कई कई दिन तक उसकी कॉपी नहीं मिलती। अब बाध्यता कर दी गई 14 दिन के अंदर वो कॉपी सप्लाई होनी चाहिए। और दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि चार्जशीट अगर बहुत बड़ी है, वॉल्यूमिनस है, कई पेजेस की है, उसमें डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिकली भी सर्विस हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिकली भी सबमिट हो सकती है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि साहब फोटोकॉपी के लिए टाइम लग रहा है तो कभी ये हो रहा है, कुछ नहीं। आप तो एक क्लिक में उधर भेज दो, विक्टिम को भी भेज दो, अक्यूज को भी भेज दो, अदालत में भी सबमिट कर दो। चार्जशीट के साथ डॉक्यूमेंट्स अनेक्स होते हैं, हम सब जानते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स के मिलने के बाद हमको एक मौका मिलता है एडमिशन डिनायल का। 30 दिन के अंदर एडमिशन डिनायल करो वरना वो मौका गया। टाइम लिमिट यानी ट्रायल फास्टर हो रहा है। और न्यायालय पर भी समय सीमा निर्धारित की गई है कि जिस दिन फाइनल आर्ग्यूमेंट्स समाप्त हुए उसके 45 दिन से 60 दिन के अंदर जजमेंट आना चाहिए। मध्य प्रदेश में लगभग 15 दिन के अंदर आ जाते हैं आर्ग्यूमेंट की बात। मध्य प्रदेश की तो कहने ही क्या है, दिल है भारत का। तो ये टाइम लिमिट्स कर दी गई हैं, ये महत्वपूर्ण टाइमलाइंस हैं, इससे चीज़ें फास्टर होंगी। एक और प्रावधान जो था, जो बाद में अमेंडमेंट के बाद सीआरपीसी में जोड़ा गया था, वो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के स्टैट्यूट में वो सेपरेट चैप्टर ABCD वाला हटा के डायरेक्ट ला दिया गया है। वो है प्ली बार्गेन। प्ली बार्गेन भी 30 दिन के अंदर ही करना है, फास्टर। आप अनलिमिटेड टाइम तक बैठे नहीं रह सकते। और जो महत्वपूर्ण बदलाव हैं, मैं थोड़ा फास्टर चल रहा हूं, अगर आपके हाँ, क्योंकि बहुत फास्टर में थोड़ा जा रहा हूं क्योंकि हम हाँ, और उसके बाद समय का अनुशासन है। मैं कर दूंगा, बिल्कुल आपके एक प्रश्न दूंगा। मैं थोड़ा फास्टर इसलिए जा रहा हूं कि हम लोगों को समय का अनुशासन रखना है। और अब ट्रायल इलेक्ट्रॉनिकली भी चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी ट्रायल चलेगा। ये भी स्टैट्यूट में प्रावधान ला दिया गया। यानी एब्सेंस का बहाना, अगर आप शहर में नहीं हैं तो जहां हैं वहां से कनेक्ट करिए और शुरू। अब जजमेंट इन द एब्सेंस ऑफ अक्यूज भी सुनाया जाएगा। और अब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की प्रॉपर्टी को
सीज, अटैच, ऑक्शन, सेल सब कर दिया जाएगा। और न सिर्फ वो प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में भी कहीं है तो वहां से भी कर दिया जाएगा। यानी मैंने कहा ना कि अपराधियों को ये भय होना चाहिए कि हम यहाँ अपराध करके बच जाएंगे। कोशिश की गई है कि वो लूपहोल्स को प्लग इन किया जाए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसमें भी और आगे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है, होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन ये जो अभी तक हो गया है वो मैं बता रहा हूँ। और फास्टर ट्रायल, फास्टर जजमेंट्स, ये सारी चीज़ें, इवन एपेलेट प्रोविजंस इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्ट किए जा सकते हैं। ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रावधान बना दिए गए। तो अब बहुत कुछ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की वजह से चीज़ें फास्टर होंगी। एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको जाननी चाहिए कि अगर अपराध जो हुआ है उसका दंड 7 साल से अधिक का है, if the imprisonment is for more than 7 years, then forensic जांच on the spot होनी चाहिए, on the spot of incident। दो चीज़ें, फॉरेंसिक और वीडियोग्राफी स्पॉट की, ये मैंडेटरी कर दिया गया है। वीडियोग्राफी, if it is a heinous crime where the punishment is more than 7 years। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के बाद लगभग 146 साल इंडियन एविडेंस एक्ट ने हमारी सर्विस की, और वो भी 1 जुलाई 2023 से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बनकर लागू हो गया। उसमें भी एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर हट गया, अब वो भी सारे भारत में लगेगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की खासियत यह है कि वो सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट दोनों पर लगेगा। ये एक ऐसा कानून है जो दोनों अदालतों में लगता है। इंडियन एविडेंस एक्ट भी लगता था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी लगता है, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल्स। कोर्ट मार्शल्स में भी इंडियन एविडेंस एक्ट लगता है, पर 2 एक्सेप्शंस हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम आर्बिट्रेशन और एफिडेविट्स पर नहीं लगता। इसके अलावा डेफिनेशन क्लॉजेस इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 3, 4 वगैरह में थी, वो सब सेक्शन 2 में ABCD करके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ला दी गई है। इंडियन एविडेंस एक्ट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, 166 सेक्शंस थे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 170 सेक्शंस हैं। चैप्टर 1 ऐड किया गया है प्रिलिमिनरी, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं था। इंडियन एविडेंस एक्ट का चैप्टर 1, 2, 3 अब चैप्टर 2, 3, 4 बन गया, पार्ट 2, 3, 4। पार्ट 1 में एक ही चैप्टर, पार्ट 2 में भी एक ही चैप्टर है, रेलेवेंसी। रेलेवेंसी वाले चैप्टर में सेक्शन 22A हटा दिया गया है, और कन्फेशन 25, 26, 27 जो कन्फेशन के प्रोविजंस थे उनको सेक्शन 23 में एक साथ ला दिया गया है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाला एक सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट में था, वो था सेक्शन 65B। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को हम कैसे प्रूव करें, कैसे एग्जिबिट करें, क्या करें। वो इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोविज़न था, अब उसको भी स्ट्रीमलाइन कर दिया गया, और इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 65B का कोई प्रारूप नहीं था। हर वकील साहब अपने हिसाब से एक सर्टिफिकेट बनाते थे और उसको पेश कर देते थे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में शेड्यूल जोड़ा गया है
और उस शेड्यूल में 65B वाला जो सर्टिफिकेट है उसका प्रारूप दे दिया गया है। तो अब कोई कन्फ्यूजन की जगह नहीं बची। अब आप उसी प्रारूप में सर्टिफिकेट बनाकर न्यायालय में पेश कर सकते हैं, लेकिन वो प्रारूप में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हैं। पहले जो 65B का सर्टिफिकेट आप बनाते थे उसको आप ही सर्टिफाई कर सकते थे, क्योंकि उसमें प्रोविज़न था इट हैज़ टू बी सबमिटेड एंड साइंड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द ओनर ऑफ द गैजेट। अब इसमें दो पार्ट ए पार्ट बी उस प्रारूप में ला दिए गए हैं। पार्ट ए कहता है ओनर ऑफ द गैजेट, पार्ट बी ऑल्सो एंडोर्स बाय एक्सपर्ट। अब यहाँ पर फिर मेरा अपना कन्फ्यूजन, गोस्वामी जी आपके नहीं हमारे भी हैं कन्फ्यूजन्स। कन्फ्यूजन ये है कि पार्ट बी में ये तो लिख दिया कि सर्टिफिकेट शुड बी एंडोर्स्ड बाय एक्सपर्ट, पर एक्सपर्ट डिफाइन नहीं किया है। कौन है एक्सपर्ट? तो भाई साहब वकील साहब ही ओनर, वकील साहब ही एक्सपर्ट, दोनों जगह साइन करेंगे। लो पुरानी 45 एक्सपर्ट के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। और एक्सपर्ट क्योंकि डिफाइन, किसको एक्सपर्ट मानेंगे और कहाँ ढूंढेंगे? और ढूंढने के बाद ये भी इंश्योर करना पड़ेगा ना कि फिर कल को विटनेस बनना चाहिए वो, तो कितना एडिशनल बर्डन है। तो कहाँ तक जो ओनर है उसे तुम ही कर दो, तुम ही एक्सपर्ट हो, तुम्हारे गैजेट के तुमसे बड़ा कौन एक्सपर्ट है। हो सकता है कल न्यायालय कहना नहीं भाई साहब ये नहीं चलेगा, तो ये एक नया विवाद शुरू होगा और इसका क्लैरिफिकेशन भी बाद में आएगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से आए या संसद से आए। क्लैरिफिकेशन तो आएगा और ज़रूरी है, ये आवश्यक है। पर मैंने वो भी बताया कि जो जो मेरी नज़र में प्रश्न आते हैं कि यहाँ पर ये क्लैरिटी होनी चाहिए, 65B की वो क्लैरिटी नहीं है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक बड़ा महत्वपूर्ण और प्रावधान था, लास्ट है वो बता देता हूँ, दैट इंडियन एविडेंस एक्ट में एक सेक्शन है जो कहता है थिंग्स विच द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ, यानी आपको उसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें बदलाव हुए, उसमें बहुत कुछ डिलीट कर दिया गया है और बहुत कुछ नया जोड़ दिया गया है। डिलीट क्या किया गया है? लॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, वो आज तक चल रहा था, वो हटा दिया। जोड़ा क्या गया? इंटरनेशनल ट्रीटीज एंटर्ड इनटू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी आप न्यायालय के सामने रखते हो तो आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ यू। तो ऐसे कुछ चीज़ों को हटा दिया, कुछ चीज़ों को जोड़ दिया। ये कुछ बदलाव भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किए गए हैं, किंतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रूविंग लगभग मेंटेन रखे गए, क्योंकि वो वैसे भी बहुत साइंटिफिक और बहुत लॉजिकल है, तो उनसे छेड़छाड़ नहीं की गई है। जो बदलाव किए गए वो मैंने आपको बताया, और उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को प्राथमिकता दी गई है। मुझे आशा है कि थोड़ा सा हम लेटर हाफ में फास्टर हुए, पर आपको कुछ जानकारी मिली होगी। इस परिचर्चा से आपको थोड़ा ज्ञान का लाभ, ज्ञानार्थन हुआ होगा। आप सब ने मुझे ये मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मेरा सौभाग्य है। जय हिंद।